नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर शहर से पंडित नीरज शर्मा जी, पाटन वाले गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कैसे इनके पिताजी इंदौर शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य थे, जिन्हें पाटन वाले गुरुजी के नाम से जाना जाता था। उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं पंडित नीरज शर्मा जी। आइए जानते हैं उनसे। आज हम आपके लिए एक अच्छा विषय लाए हैं, जो कि है वास्तु पर। क्या वास्तु होना चाहिए, कैसा वास्तु होना चाहिए, यदि अगर किसी का मकान टी पर आ रहा है तो उसे क्या प्रयोग करना चाहिए ताकि वो वास्तु दोष दूर कर सके, या ऐसा व्यक्ति जो मल्टी स्टोरीज पर रह रहा हो, फ्लैट में रह रहा हो, उसे क्या कार्य करना चाहिए जिससे वास्तु दोष दूर हो पाए। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम टीवी पर। नमस्कार। नीरज जी, वास्तु वास्तु दोष होता क्या है? देखिए साहब, वास्तु दोष एक ऐसा विषय है जो लगातार मानव जीवन को प्रभावित करता है। जिस भी चार दीवारी में हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, या हमारा व्यापार होता है, वो भले मकान हो, दुकान हो या फैक्ट्री हो, उन सभी जगहों पर उस चार दीवारी में लगातार वो वास्तु हमें उस जगह का प्रभावित करता रहता है। यदि और वास्तु का अर्थ यह है, वास्तु की जो परिभाषा है वो ये है कि जैसे नाम से ही प्रतीत है वास्तु, और हर वस्तु का अपना नियत स्थान, अगर उस नियत स्थान पे वो वस्तु है तो सही है वास्तु, और अगर उस नियत स्थान पर वो वस्तु नहीं है तो वास्तु दोष कहलाया जाता है। तो मैं एक छोटी सी एक उदाहरण बता देता हूँ आपको कि हमारे घर में चार दीवारी का जो हमने अभी नाम लिया है, चार कोने होते हैं। अब चारों कोनों में जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है ना, और पूर्व दक्षिण का जो कोना होता है उसे अग्निकोण कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, एवं जो उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। तो ये चारों कोने हमारे जीवन को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। तो वास्तु दोष में इन चारों कोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, वास्तु दोष में सब इन चारों कोनों का ही विशेष स्थान है। वैसे दिशाएं जो 10 होती है वास्तु के अनुसार, है ना, तो जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चार दिशाएं तो ये हो गई, चार कोने हो गए 8, और ऊपर जो है आकाश और नीचे पाताल, ये 10 दिशाएं होती है वास्तु के अनुसार। तो ये सारी दिशाएं वैसे तो प्रभावित करती है, लेकिन मुख्य रूप से ये चार कोने और चार दिशाएं ये विशेष प्रभाव डालती है मानव जीवन के ऊपर। ठीक है, ये तो बात हुई। नया मकान बनाता है तो व्यक्ति, आजकल बहुत सारे लोगों में देखा गया कि वास्तु के हिसाब से ही मकान निर्मित हो रहे हैं, मगर विगत पूर्व में जो मकान बन चुके हैं, वर्षों से जो पुराने पुश्तैनी मकान हैं, उनमें लोग रह रहे हैं, और यदि अगर उसमें वास्तु दोष आ गया या वास्तु दोष था तो उसे किस प्रकार से दूर किया जाए? हाँ, देखिए साहब, अब सामान्य जो मनुष्य है वो तो क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसे मकान बना लेते हैं जिनमें वास्तु दोष रह जाते हैं। अब जब हम किसी विद्वान को आप बुलाते हैं घर में या दुकान में, फैक्ट्री में, तो वो देखकर आपको बता देगा कि भाई किस कोण में वास्तु दोष है या किस दिशा में वास्तु दोष है। तो जिस दिशा में वास्तु दोष होगा उससे संबंधित परिणाम हमें प्राप्त होने लग जाएंगे। इसके लिए भी मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ आपको। जी बताइए। बिल्कुल। कि मान लीजिए कि घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व का कोना होता है, उसको ईशान कोण कहते हैं। उसमें भगवान का मंदिर होना चाहिए। अच्छा। वो जल तत्व का कोना है, वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो जल तत्व का कोना है। लेकिन और वहां पर वो हल्का और हवादार होना चाहिए, कोई अटाला नहीं होना चाहिए उस जगह। यदि इससे विपरीत कोई व्यवस्था होती है, मान लीजिए बहुत से घरों में हम देखने जाते हैं और ईशान कोण में बहुत से लोग लेट्रिन बाथरूम बना देते हैं, तो जब उससे विपरीत व्यवस्था हो गई, मंदिर होना चाहिए और वहां लेट्रिन बाथरूम कर दिया, तो उस जगह है, बिना देखे आप ये बोल सकते हैं कि उस घर की युवा पीढ़ी एवं व्यापार में तरक्की नहीं होगी। अच्छा। उसके घर की युवा पीढ़ी के बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, विवाह नहीं होगा, या उस घर के बच्चे मतलब जो है संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा उन्हें, तब जाके उनको नौकरी व्यवसाय यदि में स्थायित्व प्राप्त होगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं थोड़ी सी बात को आपको आगे बढ़ाना चाह रहा था कि
एक जनमानस, जो आम जनमानस होता है, जिस ज्योतिष का नॉलेज नहीं होता है, वास्तु का नॉलेज नहीं होता है, वो कैसे पता करे कि भाई मेरे घर में वास्तु दोष है? उसे ऐसे कौन से सिम्टम्स आते हैं, ऐसी कौन से चीजें होती है जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले कि कहीं ना कहीं हम वास्तु दोष से ग्रसित हैं? देखिए साहब कि यदि हमारे घर में, जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे कि बड़े बड़े बच्चे बच्ची हो गए, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है ना, एक उम्र जो निश्चित उम्र होती है विवाह की उससे ज्यादा होती जा रही है, लेकिन उनका योग संयोग नहीं बैठ रहा है। एक तो ये प्रथम जो उसका लक्षण है। द्वितीय, बच्चे बच्ची खूब संघर्ष कर रहे हैं, घर में घर का मुखिया बहुत संघर्ष करता है लेकिन घर में पैसा नहीं बचता, लाता है और निकल जाता है। 2, तीसरा, घर की महिलाएं आपस में बहुत विवाद करती हो, है ना, वह आपस में विवाद ज्यादा होता हो, घर के महिलाओं में भी और घर के बच्चे में, बड़ों में आपसी कहासुनी ज्यादा होती हो। तीसरा, घर में बीमारी ज्यादा रहती हो, अच्छा, है ना, या कर्ज हो गया हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप वास्तु दोष से ग्रसित हैं। ये इसके लक्षण है। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो मकान होते हैं टी पर, आजकल बहुत विषय के हिसाब से होता है कि भाई टी पे मकान होना अशुभ माना गया है, टी पे जो मकान होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो क्या टी पे मकान होना इतना खराब है? और यदि अगर किसी का टी पे मकान है तो उसे क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो टी का दोष दूर हो जाए? हाँ, ये बात सही है आपकी साहब कि टी पे जो मकान होते हैं वो फलित नहीं होते, वहां पर जो है अनिष्टता ज्यादा रहती है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल पाता, घर परिवार में क्लेश ज्यादा बना रहता है, बीमारियां बहुत रहती है, तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है ना, पनप नहीं पाता वहां पर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला रोड आ रहा है वो उसके मकान में जाके खत्म हो रहा है। अच्छा, और वहां से 2 रोड शुरू हो रहे हैं तो ऐसा टी बन जाता है, टी की आकृति बन जाती है पूरी। इसलिए उसको, और वो उसके सामने जो रोड आ रहा है उसके सामने, तो जब हम देखिए, आप पुराने समय में एक बात थी कि कोई भी अलावला होती है तो चौराहे पे जाके नींबू काट के चारों कोनों में फेंक देते हैं जी, तो उससे अलावला दूर हो जाती है, उतारा करते हैं, हाँ। जैसे जो सामान्य भाषा में कहे तो अब देखिए 3 रास्ते तो हो गए और चतुर्थ जो हमारा मकान हो गया, तो इसलिए सारी अलावलाएं वहां जाकर रुक जाती है। ओके, इसलिए हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और देखा भी है, प्रैक्टिकली आप अनुभव भी करेंगे इस बात को कि उस मकान में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता। और बहुत सारे टी पे मकान जो रहते हैं वो काफी खुश भी रहते हैं, तो उनमें क्या ऐसा कुछ ग्रह नक्षत्र रहते हैं या ऐसा कुछ रहता है, या टी के मकान सदैव ही अफलित होते हैं? वैसे तो देखिए साहब, मैंने तो जहां तक देखा 99% लोगों को फलित नहीं हो पाते, लेकिन 1% लोग तो अपवाद, हर चीज का अपवाद है। देखिए इसका क्या हल है? हाँ, इसका हल ये है कि जो भी मकान है अपना सामने, जहां पर रोड हमारा खत्म हो रहा है सामने, तो वहां पर एक बाजार में त्रिशक्ति यंत्र के नाम से यंत्र मिलता है, जिसमें त्रिशूल है ना, स्वस्तिक और एक नीचे जो है तीन यंत्र मिलते हैं। वो तो एक ऐसा त्रिशूल मिलता है जिसमें यंत्र लगा रहता है, तो उस यंत्रों की एक पूरी श्रृंखला बनानी पड़ती है सामने, जहां पर रोड खत्म हो रहा है सामने। तो उस श्रृंखला से जो है वो टी जंक्शन का दोष खत्म हो जाता है। एक हमने देखा होगा एक मिरर भी आता है, तो वो मिरर क्या किस लिए काम में आता है? वैसे बागुआ मिरर जो है, वो बागुआ मिरर कहते हैं उसको। तो वो अष्टकोणीय आकृति में एक लकड़ी कटी होती है और बीच में एक कांच लगा होता है। तो उसका कार्य क्या है कि जो भी दोष है वहां पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए दक्षिण मुखी मकान है, सबसे ज्यादा कारगर उसके लिए है वो दक्षिण मुखी मकान के लिए। तो दक्षिण मुखी मकान में यदि हम वो लगाते हैं तो उसकी प्रतिकृति सामने नजर आती है उत्तर में। अच्छा, देखने वाले को देखेंगे तो मकान सामने नजर आएगा, उत्तर मुखी हो जाएगा वो मकान, इसलिए वो कारगर है। तो विशेषकर दक्षिण मुखी में वो बागों में कारगर होता है। ये तो बात हुई टी की और ये बात हुई दक्षिण मुखी मकान की। अब बात कर लेते हैं हम कि जो मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, जैसे कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, आजकल हाई राइज का जमाना है कि मैं 5th फ्लोर पे रह रहा हूँ, मैं 15वीं फ्लोर पे रह रहा हूँ, मैं 20वीं फ्लोर पे रह रहा हूँ, तो क्या उसमें भी वास्तु दोष कहीं ना कहीं अड़ता है? अड़ता है साहब। हम जिस भी 4 दीवारी में रहेंगे, भले ही वो हम 25वीं मंजिल पर रहें, लेकिन जिस भी 4 दीवारी में रहेंगे उस 4 दीवारी का वास्तु लगातार हमें प्रभावित करता रहेगा। सबसे ज्यादा वास्तु दोष जो है जमीन पर प्रभाव होते हैं, लेकिन जितना ऊपर होते जाएंगे उतना कम होते जाते हैं। अच्छा, तो मल्टी स्टोरीज पे जो रहते हैं उनको वास्तु दोष उतना कम लगता है, उतना ग्रसित नहीं करता है, उतना फल नहीं देता है जितना जमीन पर रहने वालों को देता है। होता तो है लेकिन कम होता है। तो उसको बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या कलर पर हमको ध्यान देना चाहिए? रंग पे देना चाहिए या टाइल्स पे देना चाहिए? हमारे घर का कुछ ऐसा एलिवेशन हो इस टाइप से, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, एक बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस मकान में रहते हैं
उस मकान का जो मुखिया होता है उसकी राशि के अनुसार सबसे पहले तो कलर कराएं उस मकान में। अच्छा, कौन सी राशि के हिसाब से कौन सा कलर, जरा ये भी बताएं। हाँ, तो देखिए साहब, जैसे 12 राशियां होती है वैसे तो, 12 राशि, लेकिन प्रथम राशि जैसे मान लीजिए 12 राशि में मेष राशि है, तो मेष राशि का रंग होता है लाल रंग। ठीक है, मंगल तो की राशि है वो। तो लाल रंग ज्यादा होना चाहिए उस घर में, पर्दों में, हम्म दीवारों पर, हम्म या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सोफे की कवर है, सब लाल रंग से ज्यादा जो है वहां पर प्रभाव होना चाहिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लोगों को चमकीला सफेद रंग फलित होता है, तो वो ज्यादा उस पर प्रभाव डालता है। तीसरा है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में हरा रंग है ना, ऐसे कर्क राशि जिसमें वो व्हाइट और हल्का नीला रंग होता है ना। फिर उसके बाद सिंह राशि, तो सुनहरी गोल्डन कलर। छठी राशि जो है कन्या राशि, तो उसमें हरा कलर। सातवीं जो है तुला राशि, जिसमें चमकीला सफेद, फिर शुक्र का कलर है चूंकि वो। उसके बाद जो है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि में भी लाल कलर, क्योंकि वो भी मंगल की राशि है ना। नवी राशि है धनु राशि। तो धनु राशि में बृहस्पति का कलर, पीला कलर होना चाहिए, पीला कलर। हाँ। इसी प्रकार 10वीं राशि जो है वो मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, तो नीला कलर ज्यादा उस घर में होने चाहिए, सामान ज्यादा नीला कलर के। और मीन राशि भी, कुंभ राशि। हाँ, कुंभ राशि जो है वो भी शनि की राशि है, तो वहां भी नीला कलर का ज्यादा प्रभाव होना चाहिए। और मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति की राशि में पीला कलर ज्यादा प्रभाव डालता है। तो जो मुखिया के नाम पे मकान होगा, जिसके नाम पर मकान होगा, उसी की राशि के अनुसार उसके घर पर कलर करना चाहिए। हाँ, वैसे तो क्या होता है, देखिए हमारी संस्कृति में मुखिया वो होता है जो घर में सबसे बड़ी उम्र का हो। ठीक है, मकान किसके नाम पे है ये प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति जो है घर में उसको मुखिया बोला जाता है। और सबसे बड़ा यदि पुरुष कोई है तो वो मुखिया है ना, तो उसके नाम पे हम चलते आगे। ठीक है, अब चलते चलते आखिरी में क्या वो टिप्स होगी जो आप जनमानस को देना चाहेंगे, यदि अगर वो वास्तु से पीड़ित है, वास्तु दोष से ग्रसित है, तो आपके कुछ शब्दों में ऐसी कौन सी चीज वो करे जिससे वो वास्तु दोष दूर कर पाए? हाँ, देखिए साहब, ये एक बहुत अच्छी बात प्रश्न किया आपने। तो एक, जैसे आपके टीवी का नाम है सर्वमंगल टीवी, वैसे ही हमारा जो एक सर्वमंगल वास्तु होता है, सर्वमंगल वास्तु। तो जहाँ पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, या कोई हमारे पास आके बोलता है कि हमारे घर में बहुत सारे वास्तु दोष है, लेकिन मैं आपको ले जा नहीं पाऊंगा, या दूर है कोई, वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि एक जो पिरामिड आता है ना, उसमें 9 रंग का पिरामिड आता है। 9 रंग के पिरामिड में 9 ग्रहों की कुछ चीजें होती है, वो डाल के अंदर उसको बंद करके दे देते हैं कि आपके घर में रख लो, तो उसको सर्वमंगल वास्तु कहते हैं। तो उससे वो बहुत ज्यादा अच्छा सारे वास्तु दोष को दूर कर देता है। वो एक ही यंत्र सारे वास्तु दोष को दूर कर देता है। पुराने बने हुए मकान पे कि नए वाले मकान पे? कहीं पर भी। तो 9 रंग वास्तु, 9 रंग पिरामिड कहते हैं उसको, और वो सर्वमंगल वास्तु के कार्य आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।